नाज़रीन, मैं हूँ प्रियंका और आप देख रहे हैं सियासत टीवी का खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी आम भाषा में अगर हम कहें तो गर्दन का दर्द या पीठ का दर्द। आमतौर पे हम चीज़ों को बहुत आसानी से ले लेते हैं कि शायद थकान की वजह से दर्द हो रहा है या फिर काम ज़्यादा होने की वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर प्रॉब्लम बड़ी दे सकती हैं। इन चीज़ों को कैसे समझें और जल्द से जल्द इन चीज़ों को कैसे डायग्नोस करें, इन सभी चीज़ों को समझने में हमारी मदद करेंगे डॉक्टर मुजम्मिल अंजर, जो MD है, स्पेशलाइज्ड इन इंटरवेंशनल पेन एंड स्पेन मैनेजमेंट, चेयरमैन एंड MD ह्यूमन केयर, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, SBM चैरिटेबल ट्रस्ट। वेलकम टू द शो सर, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हमें ये समझाइए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, वो क्या है और इसको हम आम तौर पे हमारी निजी ज़िंदगी में कैसे समझें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी एंड सबसे पहले हम लोग टॉपिक शुरू करने से पहले उसके सिम्टम्स को और उसके ट्रीटमेंट को और उसकी ग़िज़ा और सारी चीज़ों पे जाने से पहले हम लोग समझते हैं कि गर्दन क्या चीज़ है और गर्दन के साथ साथ स्पाइन कैसे वर्क करता है, गर्दन की एनाटॉमी क्या होती है। क्योंकि एनाटॉमी जब हम समझ जाते हैं तो उसके आगे की चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये एक टेक्निकल वर्ड है जो हम लोग डायग्नोसिस के तौर पे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और उसके अलावा जो है डिस्क बल्ज भी बोलते हैं, नर्व कंप्रेशन बोलते हैं, ये अलग अलग टेक्निकल वर्ड है जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। लेकिन हम इसको पूरा अगर अपनी ज़बान में अगर समझे तो इसको गर्दन का दर्द, गर्दन होती क्या है। गर्दन के अंदर ये एक जंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ब्रेन, दिमाग जो होता है, वहाँ से जो अपनी बॉडी का कनेक्शन होता है ये वायरलेस कनेक्शन नहीं होता, ये वायरिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। वायरिंग सिस्टम क्या है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो रगों को हम आम ज़बान में उसको रगों का कनेक्शन बोलते हैं। तो ये सबसे पहला इसका जो जंक्शन होता है वो आपकी गर्दन की हड्डी में होता है। इसको और अगर हम आसानी से समझें तो याद होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो केयर करते हैं उसके हाथ पैर वगैरह से ज़्यादा सबसे ज़्यादा हम लोग जो केयर करते हैं वो गर्दन को करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे नाजुक जिस्म का जो एक नाजुक जंक्शन है जिससे अपनी बॉडी का कनेक्शन है वो वहीं पे होता है। तो वहाँ पे जो है एक स्पाइन होती है जो आपकी रीढ़ की हड्डी गर्दन से शुरू होती है और आपके नीचे तक यानी कि लुम्बार और कॉक्सी बोन जो दुमची की हड्डी बोलते हैं वहाँ पे जाकर के ये हड्डी ख़त्म होती है। ये मनके होते हैं, इसके अंदर वर्टिब्रास जिसको हम बोलते हैं कि ये छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। ये ट्रेन के डब्बे जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसी तरीके से ये हड्डियाँ एक दूसरे से अटैच होती हैं और हर हड्डी के बीच में एक कुशन होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। ये जेली टाइप का कुशन होता है और फिर इसके अंदर जो है ये जो स्पाइन है ये एक वायरिंग सिस्टम के लिए यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए पाइपिंग का काम करती है। जैसे हम घर में जब वायरिंग करते हैं तो एक पाइप के अंदर से सारे वायर जाते हैं, तो वैसे ही स्पाइन जो है एक पाइपिंग का काम करती है जहाँ से आपके सारे जिस्म के जो हाथ में आने वाली रगें होती हैं, फिर आपके हार्ट, लंग्स, ऑर्गन्स को कनेक्ट होने वाली रगें होती हैं, फिर वहाँ से आपके पेट और पैर में तक वो जो रगें जाती हैं वो आपके स्पाइन से जाती हैं। इसमें होता ये है कि जो रग होती है और आपके जो मसल्स होते हैं वहाँ पे कभी स्पैज़म आ जाता है या वहाँ पे रग दब जाती है, तो ये है एक्चुअली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जिसमें इन्फ्लेमेशन के अगर थ्रू आता है यानी कि आर्थराइटिस की वगैरह की थ्रू अगर आता है तो इसको स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। लेकिन अगर एज वगैरह की थ्रू आपकी हड्डी जो है कमज़ोर हो करके या अक्सर जो है पोस्चर रॉन्ग होने की वजह से अचानक उसका जो शेप चेंज हो जाता है या उसकी स्पाइन सीधी हो जाती है, ये सारी चीज़ों को स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। डिस्क बल्ज जो होती है इसी के अंदर एक डिस्क बल्ज बोलते हैं, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि कुशन होता है, वो कुशन जब बाहर आ जाती है बल्ज होकर के थोड़ा सा वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि जेली टाइप रहती है तो थोड़ा सा बाहर निकल जाती है, वो जा कर के रग को प्रेशर देना शुरू करती है, तो इसको हम डिस्क बल्ज बोलते हैं। तो इसी तरीके से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या बहुत सारे इसमें जो है अलग अलग डिजीज़ेस होते हैं। तो हम बेसिक समझने के लिए इतना काफ़ी है कि ये एक हड्डी, डिस्क, मसल और रगों का मजमुआ है। सब कुछ एक साथ एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। हाँ, तो इसके सिम्टम्स आप हमें समझाइए, इसके सिम्टम्स कैसे हम समझें, क्या होता है, बिल्कुल। पेन कहाँ से शुरू होता है। जी 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 बिल्कुल 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 कि इसकी अलामात क्या क्या हैं और ये पेन कैसे शुरू होता है और इसमें जो है क्या क्या आदमी एक्सपीरियंस करता है। जी। तो मैं एक बात यहाँ पे अक्सर बोलता हूँ कि ये एक बहुत ही फ़नी टाइप के इसके सिम्टम्स होते हैं। अक्सर लोग तो इसको समझ ही नहीं पाते कि ये रगों का दर्द है या हड्डियों का दर्द है, इसको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
हमको समझ में ही नहीं आता, कभी हम हार्ट के डॉक्टर के पास चले जाते हैं क्योंकि सिम्टम्स हार्ट से मैच करते हैं, कभी रगों के डॉक्टर के पास जाके भी देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। और बहुत सारे लोग तो इसमें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाके दुआ पढ़ाते हैं कि हमारे पास कुछ जो है असरात हो गए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, चक्कर भी आ रही है, सुन भी हो रहा है। तो ये एक्चुअली इसके जो सिम्टम है बहुत ही फनी सिम्टम है। मैं एक के बाद एक आपको सिम्टम बताऊंगा। सबसे कॉमन जो सिम्टम होती है वो है स्पैज़म, यानी कि रगें आपके या फिर मसल जो है वो स्पैज़म हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं, टाइट होने लगते हैं, उसके अंदर एक किस्म का क्रैम्प आने लगता है। तो ये कॉमन सिम्टम है स्पॉन्डिलाइटिस की। दूसरा एक सिम्टम है उसमें जो है वो रेडिएट होते हुए, यानी कि आपका दर्द जो है वो रेडिएट होते हुए हाथ में या पीठ में या चेस्ट में, ये साइड में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब जैसे हम शुरू में समझे थे कि यहाँ पे एक जंक्शन होता है, वो जंक्शन से ये रगें ट्रैवल करती हैं, तो वहाँ से जब प्रेशर आ रहा है, जंक्शन के ऊपर से रग दब रही है, तो रग जहाँ तक जा रही है वहाँ तक उसका इफेक्ट रहेगा। यानी कि हाथ में आने वाली रग अगर दब रही है तो हाथ तक उसका इफेक्ट आएगा, अगर आपके चेस्ट में आने वाली रग अगर इफेक्ट हो रही है तो चेस्ट तक उसका पेन होगा। फिर बाज़ मरतबा ऊपर जाने वाली रगें भी, जैसे सर में दर्द बाज़ लोग एक्सपीरियंस करते हैं, आँखों में या कनपट्टी में या आधे सर का दर्द, पीछे गर्दनों के साइड से आने वाला दर्द, ये भी उसकी ख़ास अलामतों में से है। उसके अलावा जो है हम लोग अक्सर जो फील करते हैं कि उसमें जो है नमनेस आने लगता है, यानी कि हाथों में चुमटियाँ भरने लगती हैं। एक मरतबा आदमी सो जाए तो उसमें चुमटियाँ भरने लगती हैं। और उसके साथ साथ चक्कर इसकी एक ख़ास अलामत है। होता ये है कि जब भी हमारी ऊपर जाने वाली जो बैलेंसिंग सिस्टम है, आप हर चीज़ को, कोई भी एक चीज़ को अगर सामने रख दें तो वो चीज़ जहाँ पे भी वज़न जाएगा वहाँ पे गिर जाएगी, जहाँ पे भी उसका रहेगा। क्योंकि हम लोग ग्रेविटी का जो रूल है वहाँ पे जो है अप्लाई होता है कि जो भी चीज़ का वज़न जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे वो गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इंसान का सिस्टम ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि हम बिल्कुल झुकते भी हैं, उठते भी हैं, मगर हमारा वज़न जहाँ जाता है वहाँ हम नहीं गिरते हैं, हम अपने आप को ख़ाबों में रख सकते हैं। पूरा जो बैलेंसिंग सिस्टम बना हुआ है वो हमारे गर्दन और कानों के बीच से बना हुआ है। तो ये सिस्टम क्या होता है, ये वायरों पे डिपेंड करता है। लाइक मैं वायर इसलिए बोलता हूँ ताकि लोग आराम से समझ जाएं। सर, ये जो नर्वस सिस्टम है इस पे डिपेंड करता है, और आपके कान के जो पर्दे होते हैं इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें वो रगें इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ से थोड़ा सा उसका कनेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे ही वो कनेक्शन चेंज होता है आदमी इम्बैलेंस फील करने लगता है। अलग अलग एक्सपीरियंस, जैसे अक्सर इसके जो चक्कर आती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से जो चक्कर आती है, उसमें अक्सर लोग लेटते वक्त या उठते वक्त या जब भी हम कोई चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, गौर करते हैं, जैसे सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, या कोई वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं, आपका सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, टीवी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम अपने आँखों से गौर करते हैं, कोई भी चीज़ को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो वहाँ से इसका कनेक्शन होता है। या फिर आपके फिज़िकल मूवमेंट, गर्दन के जो फिज़िकल मूवमेंट होते हैं, लेटते उठते वक्त, बैठते वक्त, ये जो चक्कर आती है, इसकी ख़ास अलामत है कि ये चक्कर आपके गर्दन से रिलेटेड है। लेकिन जो चक्कर आपके बीपी वगैरह में आती है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है। बीपी में जो चक्कर आती है वो आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं, आप लेटे हुए भी होते हैं, आराम से होते हैं, मगर आप उसमें बिल्कुल पूरे जिस्म में कमज़ोरी महसूस करते हैं। इसमें जो चक्कर आती है वो आप ज़्यादातर सर और ऊपरी हिस्से में अपनी चक्कर महसूस करते हैं, तो ये भी इसकी एक ख़ास अलामत है। और उसके अलावा शोल्डर के अंदर किसी को पेन आने लगता है, जो लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता शोल्डर पेन भी वो लोग बताते हैं। तो ये एक जनरल सिम्टम्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स अगर वो डॉक्टर को विजिट करेंगे तो वो समझ पाएंगे। ये तो हो गए सिम्टम्स। अभी हमें बताइए कि इसके कॉजेस क्या है, किस वजह से होते हैं। यूजुअली अगर गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है तो हम लोग स्पेशली लेडीज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आमतौर से यही बात बोले कि सारा दिन शायद काम ज़्यादा हुआ या सिस्टम ज़्यादा यूज करने से, क्योंकि वर्किंग वुमेन है या वर्किंग फैमिलीज में घर का ऑफिस का काम मैनेज करना पड़ता है, तो हो सकता है कि हाँ थकान की वजह से दर्द हो गया। आराम कर लेंगे यही तो समझते हैं कि ये जी। तो इसके कॉजेस हमें प्लीज समझाइए। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अक्सर लोग जो स्किप करते हैं, जो फर्स्ट स्टेज स्किप हो जाता है, वो यही सोचते हैं कि ऐसा। बिल्कुल, आई फील कि सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में अगर आप चीजों को डायग्नोस कर लें तो ठीक हो जाता है। जी। शुरुआत जैसे अभी डिस्क है वहाँ से सिर्फ मूव होना शुरू हुई, हम उसको क्या करते हैं कि अरे मैंने आज बहुत सारा काम किया, शायद इसीलिए हो गया, थकान की वजह से हो गया, ये हम लोग सोचते हैं। लेकिन ठीक है, आपको थकान की वजह से हुआ होगा, काम ज़्यादा करने की वजह से हुआ है, लेकिन हुआ क्या है उसको समझना ज़रूरी है कि क्या रग दब रही है, या सिर्फ आपकी थकान की वजह से मसल स्पैज़म हुए हैं, या आपकी स्पाइन मुतासिर हो रही है, इफेक्ट हो रही है। तो हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हुआ क्या है।
अब अगर हम यहाँ पे रुक करके इसके कॉजेज़ को समझें कि ये क्यों हो रहा है और क्या हुआ है, तो आगे की चीज़ें बहुत आसानी हो जाती हैं। तो कॉजेज़ में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं सबसे पहले फोकस करूँगा आपके पोस्चर के ऊपर, कि आजकल के लाइफ़स्टाइल के हिसाब से हम पोस्चर को ज़्यादा मेंटेन नहीं करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेलफ़ोन का जो हम लोग पोस्चर रखते हैं कि उसमें गर्दन बिल्कुल ऐसे ही रहती है, घंटों ऐसे ही रहती है। तो उसकी वजह से हमारा पोस्चर जो स्पाइन का शेप होना चाहिए, स्पाइन का एक्चुअल शेप हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एस शेप में। तो एस शेप जा करके अक्सर लोग जो बैठते हैं उसमें सी शेप हो जाता है, या कुछ और उसका शेप बनना शुरू हो जाता है, या किसी का बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उनकी जो मसल्स होते हैं वो टाइट होते होते उसकी स्पाइन की शेप को चेंज कर देती हैं। तो सबसे पहले है पोस्चर। हमको पोस्चर अच्छे से मेंटेन करना चाहिए कि अगर आप नॉर्मल बैठ के रीड कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो अपने पोस्चर के ऊपर सबसे पहले तवज्जो दें। दूसरा रीज़न है वेट लिफ्टिंग। अक्सर लोग जो अपने जॉब पे रहते हैं तो सही तरीके से वेट नहीं उठाते हैं। उनका उसका जो एक्चुअल तरीका होता है कि आपके स्पाइन पे वेट नहीं आना चाहिए, तो वो हम फोकस किए बिना अपने स्पाइन पे वेट लेते हुए वेट उठाते हैं। या फिर अक्सर लोग जो जिम करते हैं, तो जिम करते वक्त भी वो लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उसमें अक्सर गलती ये हो जाती है कि वो स्पाइन को निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके मनके जो होते हैं, वर्टिब्रास जो होते हैं, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरा रीज़न है कि प्रॉपर वेट लिफ्ट नहीं करना। और उसके अलावा थर्ड रीज़न है विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशिएंसी। ये बहुत ही कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमन मैं बोल सकता हूँ कि आजकल विटामिन डी लोग नहीं ले रहे हैं, ऑफिस के अंदर बैठे हुए रहते हैं, या इंडोर लाइफ हो गई है। तो इंडोर लाइफ की वजह से भी विटामिन डी नहीं मिलता है, कैल्शियम नहीं मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके स्पाइन के लिए। बोन क्या है? बोन एक्चुअली कैल्शियम है। इसको एक्चुअल देखा जाएगा तो इसमें कैल्शियम ही ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है। तो D3 और कैल्शियम की डिफिशिएंसी इसके लिए ज़्यादा बड़ा कॉज हम बता सकते हैं। और उसके अलावा जो है बहुत सारे पेशेंट जिसको हेरिडिटरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है, अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो आर्थराइटिक के जो पेशेंट होते हैं, गाउट के जो पेशेंट होते हैं, तो उनको चाहिए कि अपना रेगुलर चेकअप स्पाइन का करते रहें। स्पाइन एक ऐसी बोन है कि वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे जो छोटे छोटे बोन होते हैं वो इफेक्ट होने से आपको सिर्फ यहीं पे पेन रहेगा, लेकिन स्पाइन एक ऐसी बोन है कि वहाँ जब आपको आर्थराइटिस की वजह से इफेक्ट होता है तो वो सारे जिस्म पे आपको जो है इफेक्ट करती है। तो उसका एक कॉमन कॉज जो है वो आर्थराइटिस भी है। उसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी है। स्पोर्ट्स में भी हम लोग अक्सर जो है बैडमिंटन खेलने वाले हैं या कुश्ती लड़ने वाले हैं, इस तरीके के जो स्पोर्ट्स होते हैं, कराटे या मार्शल आर्ट्स वाले होते हैं, तो उनको भी अक्सर उनके रॉन्ग एक्सरसाइज वगैरह की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ होती है। तो दीज आर दी कॉमन कॉजेज व्हाट वी ऑब्जर्व। तो इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं? यूजुअली क्या प्रोसीजर होता है? और जी 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 पहले लेवल पे ही इसको कैसे डायग्नोज किया जाए? जी 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 बिल्कुल। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसमें डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा जो कॉमन हम देखते हैं कि सबसे पहले डॉक्टर एग्जामिन करके देखता है, उसको चेक कर लेता है, गर्दन पे चेक करके देखता है उसके सिम्टम्स और उसके स्पैज़म, इन्फ्लेमेशन और उसके स्ट्रेचिंग के कुछ टेक्निक होते हैं जिसके ज़रिए डॉक्टर समझ जाता है कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। लेकिन जब स्टेजेस बढ़ते जाते हैं, यानी कि सिम्टम्स और बढ़ रहे हैं, नमनेस भी आ रहा है और गिडीनेस आ रही है या सीवियरिटी बढ़ रही है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे उसको एक्सरे पे चेक करते हैं। लेकिन एक्सरे का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे रगें हम डायग्नोज नहीं करते हैं। एक्सरे में सिर्फ हड्डी नज़र आती है, रगें नज़र नहीं आती। तो हम लोग जो है फर्स्ट स्टेज पे अगर महसूस होता है तो उसको एक्सरे से डायग्नोज करते हैं। अगर वो चीज़ और बढ़ रही है तो फिर हम लोग उसको सिटी या MRI के ज़रिए डायग्नोज करते हैं कि कितनी रग दबी हुई है, डिस्क कितना हटा हुआ है और कौन से रगें दब रही हैं। जब हमको ये आइडिया हो जाता है तो फिर हमको डायग्नोज करने के बाद जो है उसको डोज एडजस्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो यही हमारे स्टेजेस होते हैं डायग्नोसिस के। डायग्नोज अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं यूजुअली ट्रीटमेंट के लिए कि गर्दन में दर्द है या पैरों में नमनेस हो गया है, तो इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यूजुअली पेशेंट्स वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, खुद को ही नहीं समझ पाते। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल। ऐसा ऐसे कोई तरीका या टेक्निक हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि समझ सके कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर एक्चुअली रगों में प्रॉब्लम है तो कैसे समझे, या हड्डियों में प्रॉब्लम है तो कैसे समझे? जी 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 बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगा कि देखिए डायग्नोसिस जो है वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। जैसे गर्दन में मैंने अभी काफ़ी सारे आपको नाम बताए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, गाउट एंड ऑल की जो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं।
तो डायग्नोसिस का जो काम है वो पर्टिकुलर डॉक्टर का ही काम है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हाँ, हम हमारा काम ये रहेगा कि हम जब भी डॉक्टर के पास विजिट करें तो सिम्टम जितना हो सकता है उसको इलैबोरेट करें कि आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको हर चीज़ को आप एक्सप्लेन करके, डॉक्टर मुझे पढ़ने के टाइम पे ऐसे हो रहा है, लेटने के टाइम पे ऐसे हो रहा है, नींद में ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दिन के टाइम पे ये एक्सपीरियंस, तो वो चीज़ आप जितना खुल करके डॉक्टर को बोलेंगे, डॉक्टर उतना आराम से आपको एक्सप्लेन करेगा या डायग्नोस करेगा। होता है कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे डिजीजेस हैं जो हम लोग ओवरलैपिंग है। जी 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 जी। और हम लोग अक्सर ये समझते हैं कि हमको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, लेकिन वहाँ कुछ और भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है। तो हमको समझने के लिए डॉक्टर के पास जाना और उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, नहीं ये गूगल की वजह से ना हम लोग हर चीज़ कंफ्यूजन हो जाते हैं, मतलब एक ही जैसा एक ट्रीटमेंट और सिर्फ बैक पेन के कॉजेस एंड एवरीथिंग आई फील ऑन गूगल लीड्स यू टू कैंसर। एग्जैक्टली, जी जी जी, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हर चीज का मतलब सही डॉक्टर के पास जाना और सही वक्त पर जाना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। होता है कि हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे मरतबा डायग्नोज हो नहीं पाता, इतने टेस्ट लिखने पड़ते हैं कि ये कहीं ये डिजीज है या ये है या ये है। लेकिन हम जब गूगल को बताते हैं तो गूगल हमको 2-3 कॉमन डिजीजेस हैं जो गूगल के फिक्स हैं, लाइक आपको कैंसर के पास लेके जाएगा या पैरालिसिस के पास या स्ट्रोक। अक्सर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जब हम सिम्टम्स डालते हैं तो वो स्ट्रोक के पास लेके जाता है। गूगल पे हम लोग जब भी टाइप करते हैं तो स्ट्रोक बिल्कुल आप समझ ही नहीं पाएंगे इतने उसमें, कि डॉक्टर को बोलने के बाद भी कभी कभी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या ये यही चीज़ है। लेकिन आप जब गूगल पे जाएंगे तो वो तो या तो स्ट्रोक दिखाएगा या कैंसर दिखाएगा। आई फील सो। हाँ सर, डॉक्टर साहब इस चीज़ की ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हमें बताइए, क्योंकि यू नो हाँ अभी पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका ट्रीटमेंट अब कहाँ कैसे करना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आज बहुत अच्छे से ये तो समझ लिया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे आता है। तो यहाँ पर बात रही अभी कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इलाज क्या किया जाता है। तो उसमें हम पहले ये देखेंगे कि डायग्नोसिस होगा प्रॉपर, कि आपकी रग दब रही है, डिस्क इफेक्ट हुई है या आपकी बोन, किसको ट्रीट करना है, रगों को करना है, डिस्क को करना है या बोन को करना है, मसल को करना है। तो ये चीज़ को हम पहले डायग्नोस करके आउटलाइन कर लेते हैं कि हमको ट्रीट ये चीज़ को करना है। कभी कॉमन सारे चीज़ों को करना पड़ता है, कभी किसी एक चीज़ को करना पड़ता है। तो हम ये चीज़ पहले समझ लेते हैं। फिर इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस अभी काफ़ी अलग अलग हैं। जो माइल्ड केसेस होते हैं हम लोग उनको मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, दवाएं देते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होते हैं, मसल रिलैक्सेंट होते हैं। उसके साथ साथ अगर बोन इफेक्ट हो रही है तो बोन के लिए देते हैं। फिर डिस्क अक्सर जो बल्ज हो जाती है, आजकल काफ़ी एडवांस मेडिसिन हो गए हैं जो नर्व को रीजनरेट करते हैं। पहले जो ट्रीटमेंट लाइन होती थी वो सिर्फ पेन किलर्स इस्तेमाल होते थे, दर्द की दवाएं दी जाती थी। लेकिन अभी काफ़ी एडवांस हो गया है। अभी जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम लोग ज़्यादातर रीजनरेटिव मेडिसिन बोलते हैं, यानी कि आपकी नर्व को रीजनरेट करना होता है, आपके डिस्क को रीजनरेट करना होता है। तो ये रीजनरेटिव मेडिसिन पे हम लोग आजकल ज़्यादा जाते हैं। डिस्क के लिए तो अभी काफ़ी एडवांस मेडिसिन में हम फिर से डिस्क को रीजनरेट करते हैं, यानी कि डिस्क जैसा आपकी रिपेयर होती है, इट्स काइंड ऑफ जेली। तो जेली को हम फिर से फॉर्म कर सकते हैं, जैसे वो फॉर्म होते जाएगी आपके नर्व का सर्कुलेशन वहाँ से इंक्रीज़ होते जाएगा। लेकिन अगर स्टेज और बढ़ गया है तो फिर हम लोग उसको डिफरेंट टाइप के जो है एक्सरसाइजेस कराते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं, एडवांस थेरेपीज़ होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं आपके मसल और नर्व को। फिर अगर और भी ज़्यादा स्टेज है तो उसको इंटरवेंशनल प्रोसीजर से, यानी कि सुई आपके नेक में या फिर आपके स्पाइन में जो है इंजेक्शन के थ्रू ओजोन या फिर सीमेंटोप्लास्टी या इस तरीके की जो अलग अलग उसमें डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट हम लोग प्लान करते हैं। लेकिन बाद स्टेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, मेडिसिन काम नहीं करती हैं, थेरेपीज़ काम नहीं करती हैं और बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ रहता है, तो उस स्टेज पे हम लोग फिर ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं। So these are the treatment options right now what we are doing. So खाने पीने का किस तरह से इस टाइम पे ध्यान रखें, जो खाना जी हमें जी खाना जी 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 है, जी बाहर का तो ऑफ कोर्स अवॉइड करना ही है, घर पे भी जब हम खाएं तो खाना कैसे खाना है और कॉशंस क्या लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बताया कि देखिए हम लोग सबसे पहले ट्रीटमेंट की तरफ भागते हैं, लेकिन ग़िज़ा और फूड एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम उसको फोकस करें तो पहले तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये आए ना। अगर आ भी जाए तो बहुत सारे स्टार्टिंग स्टेज में हम काफ़ी हद तक दवाओं के साथ साथ या बाद स्टेजेस में बग़ैर दवाओं के भी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको आज दूंगा जो प्रिवेंशन के लिए भी काम आती हैं, और आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर आप ग़िज़ा दे लेंगे तो वो काफ़ी हेल्प करती हैं। जितने भी आपके डेयरी वाले प्रोडक्ट होते हैं, लाइक दूध हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं।
उसके अलावा फ्रूट्स में हम जब देखते हैं तो बेरीज़ जितने भी बेरीज़ होते हैं, आपके स्ट्रॉबेरी, लीची, शहतूत, ये चीज़ों का इस्तेमाल भी आपके नर्वस सिस्टम के लिए और मसल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा वेजिटेबल्स में अगर हम देखते हैं तो भिंडी, अरवी, माश की दाल, ड्रमस्टिक जिसको हम सोजनी की फली बोलते हैं, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी मुफीद होती हैं। तो इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम ग़िज़ा में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। ये बताइए कि हम ध्यान किस चीज़ का रखें कि ताकि आगे चल के हमें ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। ध्यान किन बातों का रखना है हमारी डेली लाइफ में, हमारे पोस्चर्स कैसे हो, या फिर अगर आप कोई हेवी लिफ्टिंग वाला काम वगैरह आप कर रहे हो तो कैसे हम ध्यान रखें? बिल्कुल। तो इसके प्रिकॉशंस में हम लोग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट तो पोस्चर हो गया आपका कि एक ही पोजीशन पे मत रहिए, आप अपने पोजीशन को चेंज करते रहिए, मूवमेंट देते रहिए। जैसे आप 1 घंटे के अंदर 2 से 3 मिनट निकालिए, उसको वॉक कीजिए। कंटिन्यूस कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, चाहे वो कोई भी स्क्रीन हो या कोई भी चीज़ हो, जैसे ड्राइविंग हो गया या कोई भी चीज़ हो, कंटिन्यूस कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। थोड़ा सा अपने जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको चेंज करते रहिए। और उसके अलावा फूड में ऑयली चीज़ों को अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ ऑयली फूड आपके लिए बहुत ही डेंजर होते हैं। इसके अंदर से जो सर्कुलेशन होता है वो भी इफ़ेक्ट होता है। और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अपने फ़ोन में आजकल तो काफ़ी सारे ऐप आ गए हैं पानी के रिमाइंडर के लिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। पानी आपके सर्कुलेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और इसके साथ साथ आपका पिल्लो जो है सर्वाइकल के लिए जो है वो आपका पिल्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तकिया अपने हिसाब से लें, हर एक की एक अलग अलग पोजीशन होती है, तो आपको जो पोजीशन में कंफर्ट लग रहा है, या सर्वाइकल पिल्लो भी उसके आते हैं मगर वो हर किसी को सूट नहीं करते। अगर आपको लग रहा है कि सर्वाइकल पिल्लो आपको सूट कर रहा है तो उसको इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए जो है अगर इस प्रिकॉशन को आप करते रहेंगे तो काफ़ी एज तक भी इंशाल्लाह ये चीज़ नहीं आएगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गर्दन की एक्सरसाइज जो हैं, जो लोग पढ़ने लिखने का काम ज़्यादा करते हैं तो उनको चाहिए कि गर्दन की एक्सरसाइजेज जो हैं वो किसी से सीख के, अपने से मत कीजिए, किसी से सीख के उसको जो है कंटिन्यूस करते जाएं, क्योंकि हम वीडियो में एक्सरसाइजेज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप वो किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से एक मरतबा सीख लें और उसको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी। काफ़ी हद तक हम यूजुअली इन चीज़ों को बहुत आसानी से लेते हैं पर आई फील कि आपसे बात करने के बाद हमारे व्यूअर्स उनकी हेल्थ को या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को, जी कमर के दर्द को, बेसिकली गर्दन या ज़रूर, बिल्कुल, ये काफ़ी कनेक्टेड है। आपका एक ही हड्डी है, गर्दन और कमर की जो हड्डी है वो एक ही हड्डी है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मिली होगी अपनी स्पाइन को लेकर या गर्दन को लेकर। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे मुलाकात हो और भी डिफरेंट इश्यूज के बारे में हम हमारे डेफिनेटली विल कंटिन्यू दिस। थैंक यू सो मच, वेलकम। ये था हमारा आज का प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दिलाते रहें। तब तक के लिए आपकी मेज़बान प्रियंका को दी इजाज़त। आदाब।